नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैसे कल वाली वीडियो में मैंने आप सभी से पूछा था कि हमारा जो इंट्रो वाला पार्ट है उसको रखा जाए या नहीं रखा जाए, तो इसको लेके हमको काफ़ी मिक्स्ड रिस्पांस मिला है। तो उनमें से मैं क्या डिसीजन लूँ, इसको लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। फिलहाल के लिए आज उसको रहने देते हैं। और आज की पहली अपडेट की बात करें तो वो आईएनएस चक्र को लेके है। आप सभी को पता होगा 2-4 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि आईएनएस चक्र को अभी रशिया वापस भेजा जा रहा है। और रशियन मीडिया टास्क की तरफ से इसको लेके एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बताया गया था 2020 में आईएनएस चक्र में कुछ एक्सीडेंट हुए थे और इसकी हल सेक्शन के बीच जो एयर सिलेंडर्स थे वो फट गए थे। इसके बाद इसकी जो हल सेक्शन थे वो थोड़े डैमेज हो गए थे और इसी वजह से अभी इसको रशिया वापस भेजा जा रहा था। अब इसको दोबारा ठीक करके भारत को वापस किया जाएगा या नहीं, ये तो क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 10 महीने का लीजिंग टाइम बचा हुआ है और अभी इसकी लीजिंग पीरियड को भी लगभग 3 से 5 साल तक एक्सटेंड करने के लिए भारत रशिया के साथ बातचीत कर रहा था। पर अभी अचानक से टास्क की तरफ से अपनी उस स्टेटमेंट को वापस ले लिया गया है और ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में भी कोई डिटेल जानकारी नहीं दिया गया है। बदले में अभी ये बताया गया कि आईएनएस चक्र को अभी भारत इस वजह से रशिया को भेज रहा है क्योंकि इसमें मेंटेनेंस इशू आ रहे थे और कुछ इंडियन मीडिया की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसकी न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ मेंटेनेंस इशू सामने आ रहे थे, जिस वजह से इसको अभी रशिया भेजा जा रहा है क्योंकि इसको यहाँ पर ठीक कराया नहीं जा सकता है। अब अगर ये बात सच है तो जहाँ तक बात रही इसकी लीजिंग पीरियड को एक्सटेंड करने की, तो मेरे हिसाब से वो शायद पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अगर इतना मेंटेनेंस मांगने लगा है तो भारत कभी भी इसको और ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करना नहीं चाहेगा। और वैसे भी हम अभी इसको 10 महीने पहले से रशिया को रिटर्न कर रहे हैं, जबकि वो 10 महीने के लिए हमने पहले से रशिया को पैसे दे रखा है। तो आगे चल के भारत वही गलती दोहराना शायद नहीं चाहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ और ही बातें जो कि बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसे अचानक से रशिया की जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको वापस लौटाया जा रहा है और रशियन मीडिया की तरफ से पहले एक तरीके की स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर उसको वापस लिया जाता है और फिर दूसरे तरीके की स्टेटमेंट इशू किए जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि शायद अभी रशियन सबमरीन में कुछ गड़बड़ी हुई थी और इसी वजह से इसको रशिया वापस लिया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। अब सबको जानकर हैरानी होगी कि भारत पूरे दुनिया भर में इकलौता ऐसा देश है जिसको सबमरीन को ऑपरेट करने का 50 साल से भी ज्यादा का अनुभव है और भारत पूरे दुनिया भर में एक मेजर सबमरीन ऑपरेटर भी है। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक भारत खुद के लिए एक सबमरीन को डिजाइन नहीं कर पाया। हाल ही में हमने अरिहंत क्लास की वेसल को तो बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन आज तक हमने खुद की एक भी कन्वेंशनल सबमरीन को डिजाइन नहीं कर पाए। आपको पता होगा हाल ही में भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 75 को रिलीज किया गया है, जिसके अंदर हम 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक क्लास के सबमरीन को बनाने वाले हैं और इसमें साउथ कोरिया की देबो शिपबिल्डिंग कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है और वो अभी अपनी KSS-3 सबमरीन को भारत को ऑफर कर रहे हैं। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि इनिशियली भारत की तरफ से जब पहले सबमरीन को ऑपरेट करना शुरू किया गया था तो 1981 में जर्मनी के साथ SDW क्लास की वेसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जिसे हम लोग सिसुमार क्लास की सबमरीन कहते हैं। इनिशियली ऐसे 6 सबमरीन को बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन टोटल 4 ही सबमरीन बनाए गए थे और बाकी बचे 2 सबमरीन को कैंसिल कर दिया गया था। इनमें से 2 सबमरीन जो थे उनको मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा ही बनाया गया था और अभी हम लोग यहाँ पे 80s के दौर की बात कर रहे हैं। फिर 1987 में जर्मनी की इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था क्योंकि इसमें काफी सारे स्कैम किए गए थे। अब सेम 1987 में साउथ कोरिया की तरफ से जर्मनी से 3 SDW क्लास की सबमरीन को खरीदा गया था, जिनको वो लोग लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर बना रहे थे और 2001 में इसी तरीके की पहली वेसल को उन्होंने ऑपरेशनल किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2001 से 2007 के बीच उन्होंने सेम सबमरीन की टेक्नोलॉजी को मास्टर करके अपनी खुद की सबमरीन को बनाना शुरू कर दिया था, जिसको अभी KSS-3 क्लास के सबमरीन कहा जा रहा है। और आप सोचिए कि एक देश जो कि हमसे लगभग 6 साल बाद में सेम सबमरीन को खरीद कर आज हमें उसी सबमरीन की एक अपडेटेड वर्जन को ऑफर कर रहा है, जबकि हम उससे काफी पहले सेम सबमरीन को ऑपरेट कर रहे थे और उससे काफी पहले सबमरीन को ऑपरेट करने के बावजूद भी आज भी हम सबमरीन को खरीद रहे हैं, चाहे वो SDW क्लास के सबमरीन हो, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हो या प्रोजेक्ट 75 के अंदर अभी बनाए जाने वाले नए सबमरीन हो। अगला अपडेट मैरीटाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लेके है। IIT मद्रास की तरफ से अभी एक इंडिजिनस मैरीटाइम वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है
और आईटी मद्रास की तरफ से अभी बताया जा रहा है कि अभी हमारे जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वो सबको बाहर देश से खरीदना पड़ता है, जिस वजह से हमें काफी महंगे पड़ जाते हैं। जबकि अगर हम खुद इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहे तो ये हमको काफी हद तक सस्ते पड़ सकते हैं। अभी ऐसे एक इंडिजिनस मैरीटाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आईटी मद्रास और वीओसी पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से एमओयू को साइन किया गया था। वीओसी पोर्ट ट्रस्ट को आज से लगभग 7 साल पहले ऑपरेशनल किया गया था और यहाँ पर मैरीटाइम एक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ने लगा है। वो चाहे तो यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अभी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस वजह से वो अभी आईटी मद्रास के साथ मिलकर एक इंडिजिनस सोल्यूशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और एस्टिमेशन के मुताबिक ये फॉरेन सॉफ्टवेयर के मुकाबले लगभग 50% के आसपास हमको सस्ता पड़ने वाला है। और फॉरेन ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक दिक्कत ये होता है कि उनके साथ उनकी खुद की हार्डवेयर को खरीदना पड़ता है, जबकि अभी हम खुद की सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर को भी डेवलप कर रहे हैं। आईटी मद्रास के मुताबिक हालांकि ये हमारा पहला अटेम्प्ट होने वाला है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसको आने वाले 1 साल के अंदर ही तैयार कर लिया जाएगा। और ये एक ओपन आर्किटेक्चर बेस्ड सॉफ्टवेयर होने वाला है जो कि बाकी किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जा सके और आगे चल के इसको हमारे सभी पोर्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट ब्लास्ट प्रूफ हेलमेट्स को लेके एनडीटीवी की तरफ से पब्लिश किए एक रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी रुड़की की मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शैलेश गनपुले जी को अभी एनर्जी काउंटर आईडी और काउंटर इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इस पर बात करते हुए प्रोफेसर ने बताया कि नॉर्मली जितने भी मिलिट्री ग्रेड के हेलमेट्स होते हैं उनको मेनली बैलिस्टिक प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया होता है, लेकिन कभी भी इनको ब्लास्ट प्रूफ बनाया नहीं जाता है। लेकिन वो अभी एक ब्लास्ट रेजिस्टेंस हेलमेट को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नॉर्मल मिलिट्री हेलमेट की तरह बैलिस्टिक प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकता है, साथ ही आईडी ब्लास्ट से भी जो झटका लगता है उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। नॉर्मली जब भी कोई ब्लास्ट होता है वहां पर एक शॉकवेव पैदा होता है। अगर आपने डीसीएस वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें जब हम स्लो मोशन ले रहे थे तो वहां पर काफी अच्छे तरीके से शॉकवेव को हमने सिमुलेट किया था, तो किसी भी तरीके के ब्लास्ट में हमको लगभग सेम तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे में नॉर्मल हेलमेट्स हमको वहाँ पे बैलिस्टिक प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन शॉकवेव की वजह से वहाँ हमारा गर्दन मुड़ने का चांसेस रहता है, साथ ही इससे ब्रेन भी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। और अभी इसी चीज से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए ब्लास्ट प्रूफ हेलमेट्स को बनाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से हेड इंजरी को मिनिमाइज किया जा सके, जिसमें डीआरडीओ, इसरो और डीएसटी की तरफ से अभी उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और उनका एक कंप्लीट वीडियो अभी एनर्जी की ऑफिशियल साइट में अपलोड किया गया है, जिसको आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर, और काफी दिनों के बाद पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा स्टेप लिया गया जिसको भारत की तरफ से प्रशंसा किया गया है। आप सबको याद होगा कुलभूषण जाधव केस को लेकर पिछले कई सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा था। पाकिस्तान का क्लेम यह है कि कुलभूषण जाधव एक रॉ एजेंट था, जबकि भारत का कहना था कि कुलभूषण जाधव हमारे एक नेवल ऑफिसर थे जिनको पाकिस्तान के आईएसआई की तरफ से किडनैप कर लिया गया था। और उसके बाद 2017 के अप्रैल में पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट में उनको मौत की सजा दी गई थी। अब इस पर भारत की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के खिलाफ एक केस को किया गया था और इसमें भारत की जीत हुई थी। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से पाकिस्तान को दोबारा से अपने निर्णय पर विचार करने के लिए कहा गया था और ये 2019 की बात थी, लेकिन तब से पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव केस को लेकर कोई भी खास डिसीजन नहीं लिया गया था। बस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इंटरफेरेंस की वजह से इसको बस होल्ड पर रख दिया गया था। लेकिन अभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक बिल को पास किया गया है जिसमें ये बताया गया कि कुलभूषण जाधव अभी चाहे तो अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को गलत साबित करने के लिए पाकिस्तान के हाई कोर्ट में जाके उनकी मिलिट्री कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर लिया गया उसको चैलेंज कर सकते हैं। और इस पर पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि डिसीजन अभी इस वजह से लिया गया है ताकि पाकिस्तान की जेल में जो भी फॉरेन सिटीजन है उनको सही तरीके से न्याय दिया जा सके। और पाकिस्तान की सरकार के स्टेप को भारत की तरफ से स्वागत किया गया है। मे भी पाकिस्तान अभी भारत के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करना चाहता है, इस वजह से पहले सीज फायरिंग को रोका गया था और अभी फिर से इस तरीके के स्टेप को लेकर वो कुछ हद तक तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्टेप है। लेकिन ये किस हद तक कामयाब हो पाता है तो आगे चल के ही पता लगने वाला है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट और चाइना को लेकर, और कुछ महीने पहले आपको पता होगा चाइना की तरफ से एक मिलिट्री ड्रिल को साउथ चाइना सी रीजन में कंडक्ट किया गया था, जिसके बाद ये बताया गया था कि इसको ताइवान पर मिलिट्री एक्शन करने के लिए नजर में रख के किया जा रहा था। अब तब इस बात को लेकर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सीधा जवाब नहीं दिया गया था, लेकिन अभी पहली बार यूएस की तरफ से इस बात को लेकर चाइना को एक वार्निंग दिया गया कि अगर चाइना की तरफ से
कभी भी ताइवान पर हमला करने की कोशिश किया जाता है तो सबसे पहले उसको यूनाइटेड स्टेट का सामना करना पड़ेगा, जिसमें चाइना की हार निश्चित है। इसके तुरंत बाद ही चाइना की तरफ से अपने DF-26 मिसाइल का एक टेस्ट किया गया था, जिसको एक कैरियर किलर मिसाइल कहा जाता है, और हो ना हो इसको चाइना की तरफ से यूएस को अपने ताकत दिखाने के लिए किया गया होगा, ताकि अगर यूएस की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चाइना के करीब आने की कोशिश करते हैं तो चाइना उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये उसको दिखाना चाह रहा था। और इस पर अभी चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट में कहा गया कि चाइना की तरफ से रेगुलर बेसिस पर यूनाइटेड स्टेट की वॉरशिप्स की मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। और हाल ही में यूएस की 3 सीनेटर X-30-17 एयरक्राफ्ट में ताइवान के गश्त पर गए हुए थे, जिस दौरान ताइवान को लगभग 7,50,000 के आसपास वैक्सीन को डिलीवर किया गया था। लेकिन इस बात को लेकर अभी चाइना की ईस्टर्न थिएटर कमांड के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन सीनियर कर्नल जांग चुनहुई ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी ताइवान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया जा रहा है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका चाइना विरोध करता आ रहा है। और आगे चल के अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सेम तरीके की हरकत किया जाता है तो इस बात को लेकर यूनाइटेड स्टेट के ऊपर चाइना काउंटर अटैक भी कर सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।